नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी केवल महाविकास आघाड़ी मतलब इंडिया गठबंधन की। एनडीए में जो बीजेपी और उनके सहयोगी दलों में क्या झगड़ा है क्या नहीं झगड़ा उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके सेटलमेंट होंगे कितने होंगे। आज थोड़ी बात कर ली जाए केवल और केवल इंडिया गठबंधन पे। कुल 288 सीटें हैं जैसा मतलब सूत्र जो हो रहे हैं और खबर आ रही है कि 260 सीट पे सीट फाइनलाइज हो गई, कौन कहाँ लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, क्या लड़ेगा। पेज फंसा हुआ है शायद 25-28 सीट। इस पेज के साथ एक और चीज़ है कि कल एक बड़ी खबर यह है कि आज अखिलेश यादव जी महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र में वो दो सभाएं करेंगे, मालेगांव और धुले में, और अपनी पार्टी से बात करेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि वहाँ महाराष्ट्र में वो इंडिया गठबंधन के जितने लीडर हैं, शरद पवार साहब या उद्धव ठाकरे साहब या कांग्रेस के लीडर, उनसे भी मुलाकात करके बात करेंगे। और उन्होंने कहा है कि हम 12 सीट मांग रहे हैं और हम इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं और हम लोग लड़ेंगे। मैं पहले ज़रा वहाँ की कुछ ग्राउंड रियलिटी आपके साथ शेयर कर लूँ। मोटे तौर पे जो अभी तक बात हो रही थी उसके अनुसार कांग्रेस 110 से 120 सीट के बीच चाहती है। शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला जो ग्रुप है, अब मैं उसमें केवल शिवसेना का मतलब होगा उद्धव ठाकरे ही ग्रुप, वो 90 से 100 सीट चाहती है। एनसीपी शरद पवार वाला जो गुट है वो 80 सीट के आसपास चाहता है। पुराना ये फॉर्मूला आया था कि शायद 100 सीटों पे शिवसेना और कांग्रेस और 80 सीट पे वो, और बाकी 8 सीटों पे सहयोगी दल। अब वहाँ सहयोगी दल प्रमुख रूप से 3 हैं। समाजवादी पार्टी है जिसके 2 विधायक ऑलरेडी हैं, और ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 2019 में 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2 उसके विधायक जीते थे। इसके अलावा वहाँ पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी है, PWP, उसको भी अकोमोडेट करना है, और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी भी है। तो कम्युनिस्ट पार्टी को भी 1-8 सीट तो ज़रूर देना चाहेंगे क्योंकि वो भी गठबंधन का पार्ट है। आज संजय राउत जी का भी एक सुबह बयान आया है और ट्वीट भी आया है। वो कह रहे हैं कि भाई अब हम लोग लास्ट फेज़ में हैं, इसको तुरंत तो वो मतलब सेटल कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका बयान ये भी कहता है कि अब वो राहुल गांधी से बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में दिक्कत क्या है कि बाकी जगह के जो शीर्ष नेतृत्व है वो मुंबई बैठा हुआ है, शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब। कांग्रेस को अपनी लिस्ट फाइनल करके बार बार दिल्ली भेजनी पड़ती है, फिर दिल्ली से वापस आता है, तो उन्होंने कहा इससे टाइम खराब हो रहा है और इसको हमें जल्दी से जल्दी तय कर लेना चाहिए। महाराष्ट्र के इलेक्शन में 1-2 चीज़ें ये हैं कि एक तो बहुत ही प्रतिष्ठा की बात है दोनों तरफ। जैसे हरियाणा इलेक्शन एक समय तो लग रहा था कि कांग्रेस को कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस वहाँ हार गई। उसी तरह से आज की तारीख में ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन को यहाँ हराना थोड़ा मुश्किल होगा। कल शरद पवार साहब ने एक बड़ी बात कही, मैं उसको फिर से रिपीट कर दूँ। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बात करते हुए और हरियाणा के बारे में लोगों ने उनसे पूछा कि भाई इसमें क्या है कांग्रेस, उन्होंने कहा नहीं, उसके रिजल्ट का यहाँ के इलेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना सीट शेयरिंग पे इसका फ़र्क पड़ेगा। लेकिन साथ में जब उनसे जम्मू कश्मीर की बात की गई तो उन्होंने ये भी एक नए दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा देखिए, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण था 2 कारण से। एक तो जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे, दूसरा उनका क्या है, पूरी दुनिया की नज़र रहती है कि जम्मू कश्मीर में कितने सक्सेसफुली, कितने मतलब बिना किसी भेदभाव के इलेक्शन कराया जाता है। और उस पर हमारा लोकतंत्र की जब इस तरह की बात आती है तो उससे अच्छे वहाँ से संकेत मिले हैं। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं थोड़ा आज आपको, क्योंकि आज फ्राइडे है तो थोड़ी डेटा की बात हो जाए। मुंबई में जो आज स्थिति है वो ज़रा समझ लीजिए। 2019 का जब विधानसभा इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र का, तो क्या स्थिति थी वो पहले चार्ट देख लीजिए। बीजेपी 105 सीट जीत के आई थी, शिवसेना 56, एनसीपी 54, कांग्रेस 44। एज ऑन डेट आज की तारीख में कौन कितनी सीट पे है वो भी समझ लीजिए। उसी टेबल में आपको दिख जाएगा बीजेपी के अब 102 सदस्य हैं, शिवसेना जो वैसे शिंदे बोला जाता है लेकिन अब वो शिवसेना वही हो गई है तो उसके 38 सदस्य हैं। एनसीपी अजीत पवार जिसको अब सिर्फ एनसीपी कहा जाता है उसके 40 सदस्य हैं, कांग्रेस के 37 हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के 16 हैं और
एनसीपी शरद पवार के 12 सदस्य हैं। अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग मैं एक डेटा और आपके साथ शेयर कर लूं। अभी जब 2024 का चुनाव हुआ तो पहले तो आप ये देख लीजिए कौन कितनी लोकसभा सीट जीता। वहां टोटल 48 सीट है, 48। तो वहां बीजेपी 9 सीट जीती, शिवसेना जो शिंदे जी वाली है वो 7 जीती, एनसीपी अजीत पवार साहब की 1 जीती, कांग्रेस वहां सबसे बड़े दल के रूप में 13 सीटें जीती, और शिवसेना उद्धव ठाकरे 9 और एनसीपी शरद पवार वाली 8। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया। अब 2024 के चुनाव में किस विधानसभा में कितनी लीड किस पार्टी की थी वो मैंने ब्रैकेट्स में दिया है इसी कॉलम में। बीजेपी की 83 सीटों में लीड थी, जबकि एक्चुअल विधानसभा में उसके पास इस समय 102 हैं। शिवसेना के पास 38 सीटों में लीड थी और उसके 38 ही विधायक भी हैं। एनसीपी के 40 विधायक हैं अजीत पवार के, लेकिन लीड केवल 6 में कर पाई। कांग्रेस के इस समय 37 विधायक हैं और लीड किया उसने 63 सीट्स पे। शिवसेना उद्धव ठाकरे के 16 विधायक हैं, लीड किया 56 सीट्स पे। एनसीपी शरद पवार के 12 विधायक हैं, लीड किया है 32 सीट पे। ये मैं फिगर इसलिए दे रहा हूं कि आपको भी ये समझ में आ जाए कि कौन कितनी ताकत है। अब एक दूसरा इसलिए आपको दिखाना जरूरी है, एक दूसरा टेबल इसी से निकाल के वहां बनाया है। दूसरा टेबल देखिए, दूसरे टेबल में आपको समझ में आ जाएगा कि जो महाविकास अघाड़ी है, इंडिया गठबंधन है, उसमें आज की तारीख में किसकी कितनी ताकत है। भाई अगर एमएलए की सीट देखिए तो कांग्रेस के 37 हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के 16 हैं, एनसीपी शरद पवार के 12 हैं। अगर लोकसभा देखिए तो भाई 13 कांग्रेस, 9 शिवसेना उद्धव ठाकरे और 8 शरद पवार एनसीपी। इन सारी दृष्टि से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर कांग्रेस ज़्यादा सीटें मांग रही है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गलत काम कर रही है या जिसको कहते हैं ना गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही। कांग्रेस सबसे बड़ी है भी। इसके अलावा एक मैं आपके साथ और शेयर कर लूँ। एक तो स्ट्राइक रेट वहाँ सबसे अच्छा शरद पवार के एनसीपी का था, फिर कांग्रेस का था और फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे का था। लेकिन मैं आपसे एक और कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र को आप मोटे तौर पे 6 भागों में बांट लेते हैं। वहाँ पे अभी लोकसभा इलेक्शन में किसका कितना ताकत थी, मैं सिर्फ इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ, वो जरा देख लीजिए। मुंबई क्षेत्र में कुल 36 एमएलए सीटें हैं। अभी लोकसभा इलेक्शन में वहाँ पे कांग्रेस को 14% मिले थे, शिवसेना को 31% वोट मिले, शिवसेना उद्धव ठाकरे को 31% वोट मिले थे बड़ी पार्टी के रूप में, और एनसीपी वहाँ नहीं लड़ी थी, उसको कोई सीट नहीं मिली थी। कोंकण रीजन में 39 सीटें हैं, कुल 39 विधानसभा, वहाँ पे कांग्रेस नहीं लड़ी थी। वहाँ पे शिवसेना उद्धव ठाकरे को 31% और एनसीपी शरद पवार को 7%। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जब आप पहुँचते हैं वहाँ कुल 58 सीट्स हैं और वहाँ 14% कांग्रेस, 9% शिवसेना उद्धव ठाकरे और 25% एनसीपी शरद पवार। ये वही एरिया है जो शरद पवार जी वाला एरिया है जिसको आप वेस्टर्न महाराष्ट्र बोलते हैं। मराठवाड़ा में 46 सीटें हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में शिवसेना उद्धव ठाकरे 23% वोट मिला, कांग्रेस को 16% और एनसीपी को 6%। विदर्भ में कुल 62 सीटें हैं। कांग्रेस वे अहेड है, 34%, 34% वोट कांग्रेस को, 8% वोट शिवसेना उद्धव ठाकरे को, 5% एनसीपी शरद पवार को। और नॉर्थ महाराष्ट्र में करीब करीब स्थिति बराबर है, कुल 47 सीट्स, 18% वोट कांग्रेस, 14 शिवसेना और 13 एनसीपी। ये फिगर मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई कि आपको ये अंदाज रहे कि कहाँ किसकी ताकत है और इसी हिसाब से सीटों की डिमांड भी हो रही है। मैं एक चीज़ और कर दूं कि समाजवादी पार्टी की थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि अखिलेश वहाँ गए हैं। मेरे ख्याल में इस समय इंडिया गठबंधन को सभी को अकोमोडेट करना ही है। हरियाणा इलेक्शन से एक अच्छा इफेक्ट ये हुआ कि अब कांग्रेस की वो बार्गेनिंग पावर नहीं रह जाएगी, भले ही कोई कुछ कहे।
और मेरे ख्याल में कांग्रेस को भी समझ में आता है कि इस समय छोटे दलों को साथ रखने में ही भलाई है। वहाँ पे अखिलेश यादव के सारे स्टेटमेंट बहुत सधे नपे तुले आ रहे हैं, लेकिन उनके जो महाराष्ट्र प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अबू आज़मी साहब, वो कोई भी अध्यक्ष इस तरह का उसको स्टेटमेंट देना चाहिए। उस स्टेट के अध्यक्ष उन्होंने कहा है कि भाई अगर हमसे बिना बातचीत किए हुए महाविकास अघाड़ी मतलब इंडिया गठबंधन अगर कोई सीट इसका कोई भी धड़ा अनाउंस करता है तो वो ये माना जाएगा कि गठबंधन धर्म का निर्वाह नहीं हुआ, एंड देन वी आर फ्री, फिर हमें अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। ये पोस्चर उनको इसलिए लेना ज़रूरी है कि अब वो तो ये पोस्चर लेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने जितनी परिपक्वता का वो दिखाया हरियाणा इलेक्शन के समय, उनको 1-2 सीट मिलनी थी, वो नहीं मिली, तो उसके बाद उन्होंने खुद ही विड्रॉ कर लिया और उन्होंने एक अच्छा बयान दिया कि भाई लार्जर इंटरेस्ट के लिए छोटे मोटे सेक्रीफाइस तो करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी जो मुझे लगता है कि जो ये 12 सीट मांग रहे हैं, जैसा उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि शायद 8 सीट तक मान जाएं, लेकिन मामला ऐसा नहीं है कि वो 200 सीट मान रहे हैं। 8 का 4 होंगी, 3 होंगी, 5 होंगी, 2 तो उनके सिटिंग एमएलए ही हैं, तो कम से कम 4 तो मिनिमम 4 से 6 तो सीट पे कोई ऐसी वो नहीं है, तो ले दे के वो मामला हो जाएगा। अखिलेश यादव का के ऊपर इसलिए भी सबकी नज़र है कि अखिलेश यादव, मेरे हिसाब से अखिलेश यादव को हरियाणा में यूज़ करना चाहिए था कांग्रेस को, उतना यूज़ नहीं किया क्योंकि वहाँ जब वो लड़ भी नहीं रहे थे तो एक एरिया है जहाँ पे उनका प्रभाव रहता। उसी तरह से महाराष्ट्र इलेक्शन में भी अखिलेश यादव का इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात अखिलेश यादव के साथ हो रही है वो हो रही है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, अच्छा उत्तर प्रदेश में भी जो बैलेंसिंग एक्ट बता दूँ, 9 सीटों में बाई इलेक्शन है, मिल्कीपुर का बाई इलेक्शन किसी तरह से आगे उस पर भी बात कर लेंगे। अखिलेश यादव ने 9 सीटों में से 6 जगह अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए, 3 पे नहीं किए हैं। तो अब मेरे ख्याल में कांग्रेस को इन 3 सीट में 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, जो भी है बातचीत करके इसको फाइनल कर देना चाहिए। इसमें कोई अखिलेश यादव ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो गठबंधन धर्म का निर्वाह ना कर रहा हो। मिल्कीपुर में जिस तरह से भाग रही है बीजेपी, वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती है, अखिलेश यादव का बिल्कुल ठीक से बयान है और उनका ठीक मानना है कि जो इंटरनल सर्वे कराए बीजेपी ने, अलग एजेंसीज के थ्रू भी कराए, इंटेलिजेंस के थ्रू भी कराए, सरकारी उससे भी कराए, उन सब में ये स्पष्ट हो रहा था कि मिल्कीपुर बीजेपी हार रही है, तो बीजेपी वहाँ लड़ना नहीं चाहती है। तो एक ऐसी एक्सक्यूज़ निकाला गया है कि वहाँ पे एक पिटीशन पेंडिंग है, इसलिए नहीं इलेक्शन हो पा रहे हैं। अब वो पिटीशन पेंडिंग है तो जब पिटीशनर वापस गया, वो अभी जब भाई अवधेश प्रसाद तो 2 महीना पहले उसको रिज़ाइन कर चुके थे, तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? आप अभी तक क्यों नहीं जाके पिटीशन वापस किए थे? इसके अलावा एक चीज़ और अखिलेश यादव ने बताई जो पेपर से आज पता लगा मुझे, उन्होंने बताया कि मिल्कीपुर में इतना माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है कि वो जितने बीएलओज होते हैं जो मतदान प्रक्रिया का अहम हिस्सा होते हैं, वो बनाना मतलब मतदाता शीट बनाना, वहाँ आइडेंटिफाई करना है सबके लिए, वो मिल्कीपुर में सारे बीएलओज चेंज कर दिए गए हैं, ये मानते हुए कि इसमें कुछ लोग समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के थोड़े उनके मन में उनके प्रति सहानुभूति हो सकती है, तो सबको हटा दो और बिल्कुल नए रखे गए हैं, और नए जो रखे गए हैं वो उनको ठोक बजा के ये रखा गया है कि वो बीजेपी के प्रति उनकी सहानुभूति रहे। लेकिन मिल्कीपुर की सीट आप आज पोस्टपोन कर दीजिए, कल कर दीजिए, अल्टीमेटली तो किसी न किसी समय आपको मिल्कीपुर आके लड़ना ही पड़ेगा और वो डैमेज हो सकता है। भाई आपने महाराष्ट्र और झारखंड को बचा रहे हैं, अब मिल्कीपुर अगर वो होता है तो फिर वो इफेक्ट आपका दिल्ली चुनाव भी करेगा। तो सब चीज़ें रिलेटेड है। चुनाव तो आने वाले समय में हो ही रहे हैं, लेकिन अंतोगत्वा महाराष्ट्र में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल जो आइडियल वो नहीं होता है मिक्स, अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इन जो लीड करेगी बाय वे ऑफ उद्धव ठाकरे, अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, द बेस्ट इन द कंट्री एट द मोमेंट शरद पवार, कांग्रेस इज अ पार्टी विच हैज़ दी, जिसके पास विचारधारा है, जिसके पास एक ऐसा लीडर है राहुल गांधी जो एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट देने की, सरकार देने की, डेवलपमेंट मॉडल देने की बात कर रहा है, ऐसा लीडर, और साथ में अखिलेश यादव, पीडब्ल्यूपी, इस तरह के बहुत से दल जो उनको उसमें जितनी भी जिसके पास ताकत है अपनी सारी ताकत लगा के मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में
शायद हरियाणा वाला रिपीट होना मुश्किल है, लेकिन इलेक्शन तो इलेक्शन है, वो देखने की बात होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।